हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं विथ थ्योरी एंड गुड एग्जांपल्स, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ तो लिया है बट स्टिल समझ में नहीं आया है, स्टिल दे वांट टू गेन मोर कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर, या ये कहें कि यू वांट टू बी एबल टू सॉल्व बेटर प्रॉब्लम्स। आप अच्छे से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं और वेक्टर को फिल करना चाहते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द अबव रीजन देन यू मस्ट वॉच दिस लेसन टिल एंड। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेसन को देखने के बाद आपको वेक्टर ईजी लगने लगेगा। और वेक्टर रियली में बहुत ईजी है, जस्ट आपको एक बार अच्छे से समझना है, एक फार्मूला है एंड इट्स ओवर। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें और अच्छे से नोट्स बनाएं। जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको आप तुरंत सॉल्व करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट्स है आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपके पास आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो हम समझेंगे, उससे पहले एडिशन ऑफ स्केलर्स तो समझे। क्या स्केलर का एडिशन करना आपने सीखा है? एक्चुअली आप लोगों को स्केलर्स का एडिशन आपको आता है, ये आपने 8, 9, 10th में पढ़ा हुआ है। जैसे दो फ्रेंड हैं, एक का मास है 50 kg और दूसरे का मास है सपोज 60 kg, तो दोनों का मिला के मास कितना हो जाएगा? तो मैं बोलूँगा MA + MB = 110 kg। सिंपल। तो हम देख रहे हैं कि स्केलर मास कैसी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जा रही है, सिंपली ऐड हो जा रही है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज वॉल्यूम का। एक कमरा है, उसका वॉल्यूम है सपोज 100 m³। एक दूसरा कमरा है, उसका वॉल्यूम है सपोज 300 m³। तो मुझे बताओ कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोनों कमरे का मिला के? तो बोलूँगा V1 + V2 दैट इज़ 400 m³। एकदम सिंपल। तो स्केलर क्वांटिटीज़ का एडिशन तो हमने पढ़ रखा है। आपके पास 2 रुपये है, आपके भाई के पास 3 रुपये है, मिला के कितने रुपए है? 5 रुपये है। तो स्केलर एडिशन ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है। क्या वेक्टर एडिशन भी ऐसा ही होता है? ज़रा एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दो फ्रेंड हैं और दोनों के दोनों फ्रेंड जो है A एंड B, वो दोनों 10 न्यूटन फोर्स लगाने में सक्षम है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो हम 3 केस लेते हैं। एक बॉक्स है, ये रखा हुआ है सरफेस पे। केस 1 में दोनों जो फ्रेंड है वो इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं सेम डायरेक्शन में। A भी इधर ही फोर्स लगाता है और B भी इधर ही फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगा रहा है, इसलिए मैं FA FB लिख देता हूँ। और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे 10-10 न्यूटन। तो मुझे आप ये बताओ, ये ब्लॉक किधर जाएगा? ये ब्लॉक जाएगा टूवर्ड्स राइट। तो हम देख रहे हैं जब दोनों ने फोर्स लगाया सेम दिशा में, तो ये जो ब्लॉक जा रहा है राइट साइड जा रहा है कि नहीं? फोर्स कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं क्या वेक्टर ऑफ एडिशन भी सेम वैसे ही होता है, क्या डिफरेंट है कुछ स्केलर से। केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम क्या करते हैं, ये दोनों फ्रेंड जो है इस ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब अगर A जो है टूवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है तो B जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगा रहा है। दोनों के दोनों 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं सेम एंड रूट के। मुझे बताओ ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा। दोनों के दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो कहाँ मूव करेगा? ऐसे में रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है।
लेकिन एक बार ये फोर्स सेम दिशा में लगा रहे थे और एक बार ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो देखो जो रिजल्ट आ रहा है फाइनली वो अब अलग आ गया ना। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है कि वेक्टर्स का एडिशन जो है उतना सिंपल नहीं है या एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि स्केलर का एडिशन होता है, थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है, मैं एक और केस लेता हूँ इसी में, केस 3। सपोज इस ब्लॉक पर एक जो फ्रेंड है वो टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है, एक सपोज ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब मुझे बताओ, एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, ऐसे में ये ब्लॉक किधर जाएगा फाइनली? ये ब्लॉक किधर जाएगा? ये इधर चले जाएगा, है ना। तो रिजल्ट जो होगा कुछ इधर की तरफ होगा। तो इस बार देख रहे हो ऊपर वाले दोनों केस से अलग रिजल्ट आ रहा है। इस बार ऐसे फोर्स लगाया तो इधर जाएगा, हमको पता है इधर ही जाता है। तो फाइनली हमें देख रहे हैं कि वेक्टर का एडिशन जो हो रहा है उसमें जो रिजल्ट आता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दो वेक्टर जिनका हम रिजल्टेंट देख रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है। क्या बात समझ में आई? स्केलर के एडिशन में एंगल वेंगल कुछ देखते नहीं थे, लेकिन वेक्टर के एडिशन में मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ एंगल पे भी डिपेंड करता है कि फाइनली रिजल्ट क्या होगा। और इसीलिए हमको वेक्टर के एडिशन के लिए एक स्पेशल एलजेब्रा चाहिए होता है, इस एलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एलजेब्रा। एलजेब्रा तो आप समझते ही होंगे। एलजेब्रा क्या आपको आता है? एलजेब्रा एक्चुअली आपने पढ़ रखा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने पढ़ रखा है। आपने स्केलर्स का एलजेब्रा पढ़ रखा है, याद होगा आपने इस तरीके से क्वेश्चन करे हुए हैं कि दो फ्रेंड है या दो पार्टिकल है जिनका मास एम ए एम बी है। आपको दिया हुआ है कि एम ए प्लस एम बी जो है 15 kg है, और आपको ये भी दिया है कि दोनों पार्टिकल के मासेस का डिफरेंस जो है वो 5 kg है। तो आपसे कोई पूछता है बताओ एम ए और एम बी कितना है, तो आप सॉल्व कर दोगे एम ए इज इक्वल टू 10 kg और एम बी इज इक्वल टू 5 kg। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। ये क्या था? ये था स्केलर एलजेब्रा। एलजेब्रा होता क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन जिनमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एम ए एम बी। ये तो आपने किया है। तो वेक्टर का एलजेब्रा क्या होता है? यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। तब हमें फाइनली क्या है, वेक्टर एलजेब्रा देखना है। तो वेक्टर एलजेब्रा में क्या होगा, हम दो वेक्टर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। इस वीडियो में तो हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो अभी तो हमें सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। तो देखें, सपोज दो वेक्टर है ए एंड बी। अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही मिलता है। उस रिजल्टेंट को मैं बोल रहा हूँ आर। तो ये जो आर है इसका भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। और हमने देखा कि ये जो आर है वो डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है। अभी हमने जो पिछला एग्जांपल देखा केस 1 2 3, लेकिन अभी अपन समझ ही चुके हैं। तो जब भी कोई दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो वेक्टर मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा। और हमें निकालना है ये आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आर का डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालें? इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसकी सहायता से हम मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, डायरेक्शन भी निकालते हैं। उसी लॉ को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज स्टूडेंट्स, दो वेक्टर है ए एंड बी और उनके बीच में एंगल है थीटा, और हमें क्या है, इनके बीच में निकालना है रिजल्टेंट। तो उसके लिए हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हेल्प लेते हैं। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को देख के घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, इसका बस नाम ही डरावना, या ये कहें कि आपने नाम पहली बार सुना है इसलिए आपको लग रहा है कि ये नहीं क्या होगा। लेकिन अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये तो सेम है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। तो ऐसा क्या है, ज़रा आप थोड़ा सा बने रहे वीडियो में और आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने ये पढ़ा है। और थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एक्चुअली है क्या। बहुत ही सिंपल है, ज़रा आप देखें। सपोज आप जो है एक पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ गए, तो आप चले गए, कुछ ना कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ S1, फिर आपका यहाँ से भी यहाँ पहुँच के मन नहीं भरा तो आप क्या किए, यहाँ से यहाँ चले गए। ये सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए,
अगर आपसे कोई पूछे कि आप फाइनली कहाँ गए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आप फाइनली इधर गए, राइट? यही आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, या आप ऐसे बोल सकते हो। स्टूडेंट्स, यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपली। और आपको जो है यही एग्जैक्टली फंडा लगाना है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए भी, इसलिए आपको ये एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है वो समझना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये आपने पढ़ रखी है, इसको आप बस नए टर्मिनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, राइट? तो चलिए अब कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है इसको हम समझें। देखो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है पहले हम उसी को समझते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, if the given vectors are represented by two sides of triangle, then third side of triangle will represent the resultant of the given two vectors। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है। ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर ये दोनों गिवन वेक्टर्स को मैं एक ट्राइंगल के दो साइड के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि यहाँ पर भी तो रिप्रेजेंटेड है, लेकिन ऐसे नहीं। ट्राइंगल लॉ कहता है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, मतलब सेम सेंस में रिप्रेजेंट करो। सेम सेंस क्या होता है? या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक इधर है एक इधर है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऐसे गए फिर ऐसे गए और फिर ऐसे आए, आप समझ रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। इसीलिए कहा है ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, इफ वी रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर्स as the two sides of the triangle in same sense, then the resultant will be the third side of triangle in opposite sense। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा exactly। According to triangle law, if the given vector are represented by two sides of triangle in same sense, then the resultant will be represented by third side of the triangle in opposite sense। तो मैं लिख सकता हूँ R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें इस R का मेन रूट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन जब निकालेंगे तो या तो विद रिस्पेक्ट टू A निकालेंगे या तो विद रिस्पेक्ट टू B निकालेंगे। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? ये थीटा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और सपोज R वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम ये अल्फा निकालेंगे। अब फाइनली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रखा है स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली ये जो हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, वो हाइट एंड डिस्टेंस वाली मैथमेटिक्स है। चलिए देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट है आर। हमें क्या निकालना है? आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ ऑफ द एरो। हमेशा हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो, तो हमें लेंथ ऑफ द एरो निकालना है। देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा दिया हुआ है। अब हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से। ये हमेशा रिजल्टेंट निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अच्छा, इनको कुछ नाम भी दे देते हैं। सपोज मैं इसको नाम देता हूँ P, इसको नाम दिया मैंने Q, इसको R और इसको S, राइट। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये जो लाइन है PQ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? PQ तो खुद A के बराबर है, PQ तो A के बराबर है, क्योंकि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो QR है वो B के बराबर है, क्योंकि B का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली A, ऊपर से हम वेक्टर साइन हटा दें तो वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। सिमिलरली B का मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिंपली B लिख सकता हूँ और R का मैग्नीट्यूड उसी प्रकार R लिखा जा सकता है। तो PQ कितना है? A के बराबर है और QR कितना है? B के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें PRS, जो PRS ट्राइंगल है वो कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। PRS राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। PR का स्क्वायर PR
का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। और पी आर एक्चुअली है क्या, पी आर तो खुद आर है ना, आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू पी एस। पी एस क्या है एक्चुअल में, पी एस है पी क्यू प्लस क्यू एस, और आर एस अभी हम आर एस निकालेंगे। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, पी क्यू तो हमें पता है ए है, क्यू एस निकालना है हमें, क्यू एस, और क्या निकालना है, आर एस। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अपन साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है आर एस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, वो क्यू आर है, तो क्यू आर कितना है, बी तो है। तो इस हिसाब से देखो आर एस कितना आ गया, आर एस आ गया बी साइन थीटा, एकदम समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूँ तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है क्यू एस, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है तो बी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू एस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब तो खाली यहाँ पे पुट करना रह गया, तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू तो कितना है, ए है, और क्यू एस कितना है, क्यू एस अभी निकाल चुके हैं हम, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर एस कितना है, तो हमने निकाल लिया है, वो भी बी साइन थीटा है, और उसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो अब एक बात समझ गए होंगे, ये जो P से लेकर S तक की जो लेंथ है, ये एक्चुअल में A प्लस बी कॉस थीटा है, क्योंकि उसमें ये जो लेंथ है ये B कॉस थीटा है और ये कितनी है, B साइन थीटा है। एकदम क्लियर। अब यहाँ पे फटाफट मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप देखें, ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसकी अब जरूरत नहीं है, समझ लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो तो 1 हो गया। तो क्या मैं लिख दूं डायरेक्टली, लिख रहा हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये आर स्क्वायर। तो फाइनली आर क्या आया है, आर आया है देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब फाइनली हमें बात करनी है डायरेक्शन की, डायरेक्शन मतलब ये अल्फ़ा। देखो अब अगर हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन बताना है तो हम किसी एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में बताएंगे ना, तो यहाँ पर हम ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में क्या एंगल बना रहे हैं रिजल्टेंट, वो बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैं छोटा सा कैलकुलेशन है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो इस ट्राइंगल में ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल PRS, उसमें tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है RS अपॉन PS। तो tan अल्फा जरा आप लिख के बताओ, tan अल्फा कितना हो गया, फाइनली RS कितना है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। बिल्कुल हो गया यार, इतना सा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपसे कोई कहता है कि फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ A, तो उसके लिए अपने को करना क्या है, ये फॉर्मूला हो सकता है आप भूल जाओ, उसको भी याद कर सकते हैं, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हो सकता है भूल गए। तो
बहुत इजीली आप कर सकते हो याद उसको या निकाल सकते हो। हमें जिसके साथ एंगल बनाना होता है, एंगल निकालना होता है, उस वेक्टर को एक्सटेंड करो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जैसे मुझे ए वेक्टर के साथ अगर रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है, तो ए को एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हम देख रहे हैं ये बी साइन थीटा होगा, ये बी कॉस थीटा होगा। खट से हम निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एकदम बात क्लियर। और यहाँ पे भी आप चाहे तो याद कर सकते, देखो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा या ए कह दो, अल्फ़ा बीटा, एक सेंस बना हुआ है यहाँ पे, इसको याद करने के लिए एक सेंस है, ए बी अल्फ़ा बीटा है कि नहीं, और ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। फॉर्म हमेशा ये रहेगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जैसे मुझे अगर एंगल निकालना हो तो बीटा, स्टूडेंट्स ये बीटा क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एक्चुअली यही। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, tan बीटा, तो अगर बीटा यूज़ हो गया तो अल्फ़ा बीटा, तो बीटा अल्फ़ा या ये बी है तो यहाँ पे ए आएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, अगेन बी प्लस ए आएगा। और ध्यान क्या रखना है, ऊपर साइन थीटा तो नीचे कॉस थीटा, सीधे याद कर लो, आंसर आ गया। tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। बी को मैं बीटा बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, बात खत्म। शुरुआत कहाँ से होगी, कौन सा एंगल निकालना है, अल्फ़ा निकालना है क्या, तो अल्फ़ा बीटा निकालना है कि बीटा अल्फ़ा या बी ए साइन थीटा कॉस थीटा। क्या एकदम सिंपल है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 4-5 में अच्छे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है और बहुत इजी भी लगेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, दो वेक्टर है ए एंड बी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 और 8 यूनिट्स है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, मतलब ए के साथ। तो मैं चाहूँगा एक बार आप खुद से ट्राई करो और फिर मैं इसको बताऊँगा। चलो स्टूडेंट्स पॉज करो वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और ट्राई नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा, आपको खुद से ट्राई करना है तभी आएगा। चलो देखो मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ जो थीटा होता है वो थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें सिंपली मैग्नीट्यूड जो भी है वो पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, क्या लिख दें 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, हाफ होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये 36 प्लस 64 खुद 100 हो गया, प्लस 2 इंटू कॉस 60 खुद 1/2 होता है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2। जैसे ही पुट किया 2 से 2 कैंसिल, 6 8 48, तो ये 48 बचा, और फाइनली रिजल्टेंट कितना आ गया 148 यूनिट्स। तो इतना तो क्लियर हो गया, जो रिजल्टेंट आया है वो 148 है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लेंथ है, अगर a 6 है और b 8 है, तो ये जो लेंथ आई है, तीसरा जो साइड है वो कितना आ जाएगा, वो एक्चुअली 148 का अंडर रूट इसके बराबर आया है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ a। क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा से स्टार्ट करना है क्या, ध्यान रखें अल्फा क्या है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू a, और बीटा क्या है, जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू b। इसलिए अल्फा और बीटा जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए उसको भी समझें। अल्फा क्या है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू a, तो अल्फा से स्टार्ट हुआ तो a b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चलो फटाफट लगाते हैं, आंसर लेके आते हैं। यहाँ पे tan अल्फा क्या होगा, अल्फा तो आ चुका, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब फटाफट
हम वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू 8 थी। साइन थीटा कितना है, 60 है, डिवाइड बाय ए कितना है, ए 6 है, प्लस 8 इंटू कॉस ऑफ 60। फाइनली आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 4 और ऊपर क्या है साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ऊपर आ गया 4√3 और यहाँ पे cos 60 खुद हाफ होता है, 6 + 4 10, आंसर आ गया √3/5, इनफैक्ट 2√3/5। तो ख़त्म। ये जो बना है ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आई है। इसको अगर हमें लिखना होता है कि अल्फ़ा कितना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√3/5। क्या एकदम क्लियर? ये फॉर्मूला इसको याद ही कर लो और ये बहुत जगह काम भी आएगा। चलो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा है। टू फोर्सेज, दो फोर्स है, हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, 3:5 रेशियो दिया हुआ है आपको इस बार। एंड इट इज ऑल्सो गिवन डेट these forces give resultant of 28 न्यूटन when एंगल बिटवीन them is 60। जब ये दोनों वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 28 आता है, और जो दोनों फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 और 5 है। पूछा है कि दोनों जो फोर्सेस उनका मैग्नीट्यूड क्या है। कैसे करोगे स्टूडेंट्स, एक बार आप खुद से ट्राई करो, जो भी आपके दिमाग में ख्याल आता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा दिया हो कि दो फोर्स है और उनका रेशियो 3:5 है सपोज, या 2:5 है, कुछ भी होता, तो ऐसे केस में जो फोर्सेस है, मैं पहले फोर्स को बोलता कि पहला फोर्स सपोज x और दूसरा फोर्स सपोज है y, तो x को बोल दो, या एक काम करते हैं, जो पहला फोर्स है उसको F1 कहता हूँ, तो पहला फोर्स को बोल दो 3x और दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा 5x। रेशियो कितना आ रहा है स्टूडेंट इस केस में, रेशियो 3:5 ही आएगा ना, 5 × x और 3 × x। तो रेशियो लेंगे x, जब हम रेशियो लेंगे तो x का x हमेशा कैंसिल ही होना है। तो जब भी कभी ऐसा दिया हो क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि रेशियो तो क्या लूँ, सोचने की जरूरत नहीं है। 3:5 3x 5x, 2:5 2x 5x, ऐसे क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लिया जाता है। चलो स्टूडेंट्स फटाक से ट्राई करो और फिर मुझे बताओ, वीडियो पॉज करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, किया ना? नहीं करोगे, सुस्त बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा भैया। थोड़ा सा खूंखार बन के बैठो कि सीखना है, ख़त्म करना है, ऐसे। चल अब मैं बताने जा रहा हूँ, हिंट तो मैं दे ही चुका था। पहला फोर्स जो है उसको मैं मान लेता हूँ 3x, दूसरा फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया 5x हो गया। रिजल्टेंट क्या बोला है, रिजल्टेंट 28 न्यूटन का है, तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। रिजल्टेंट F क्या होने वाला है, √of F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर उस समय A B चलता था, अपन ने यहाँ F1 F2 ले लिया, क्या दिक्कत है। इसकी वैल्यू कितनी है 28। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, F1 की जगह लिखूँगा 3x का स्क्वायर और यहाँ पे फिर 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इंटू लिखते ही नहीं तो x और इंटू दोनों में कन्फ्यूज जाऊँगे। 2 × 3x और यहाँ पे 5x और cos 60 क्या होता है, खुद हाफ होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कैंसिल होने वाला है। बस आप सॉल्व कर दो इसको, ये कितना होगा, इधर तो ये 28 है, 28 तो हो गया 784, इधर क्या हो गया ये 9 है, 25 है, 9 प्लस 25 और x स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 3 × 5 = 15 x स्क्वायर, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो ये x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 784 डिवाइड बाय 49, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, और अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो ख़त्म है क्वेश्चन।
3 की ये 3x कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 4 5 20। तो दो फोर्सेस कौन से हो गए, दो फोर्सेस हो गए 12 न्यूटन और 20 न्यूटन। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एकदम बात क्लियर। अब एक छोटा मोटा एक कंक्लूजन है जो इम्पोर्टेंट भी है, वो आपको याद रखना है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे स्पेशल केस देखो, ये जो वेक्टर्स है इसमें जो एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है। कितना हो सकता है एंगल, एंगल हो सकता है 0 से लेकर 180। हमेशा ध्यान रखें कि एंगल बिटवीन वेक्टर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर एंगल 0 होता, जैसे थीटा जो है अगर 0 डिग्री होता, उसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों फोर्स सेम दिशा में लगाए जा रहे हैं, सेम दिशा में लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ज़रा निकालें तो सही। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 जैसी पुट करूँगा ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली 2ab बचा, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये फाइनली क्या निकल के आ गया, a प्लस बी। तो अब देख रहे हो कि अगर हम दोनों वेक्टर को सेम दिशा में अगर ओरिएंट कर देते हैं, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 0 है, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, a प्लस बी, मतलब मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो गए। पिछले केस में हमने देखे थे क्या 6 और 8 न्यूटन फोर्सेस थे पहला एग्जाम्पल में, तो अगर दोनों को हम 60 की जगह पे अगर 0 डिग्री पे रखते तो क्या होता, 8 प्लस 6 14। अब सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो उस केस में क्या होगा। अब देखो 180 का मतलब ये होता है कि हमने एक फोर्स अगर इधर की तरफ है ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसे केस में रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए क्या करना, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर माइनस 2ab आया था, और यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर आया था, तो एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फाइनली क्या बन के आता, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। बताओ मॉडुलस क्यों लगाया, मॉडुलस इसे लगाया क्योंकि जो r है वो मैग्नीट्यूड है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें क्या पता कि a है मैग्नीट्यूड बड़ा कि b मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसलिए अगर मान लेते हैं a मैग्नीट्यूड बड़ा है तब तो पॉजिटिव निकल के आने वाला है, और अगर b बड़ा है मैग्नीट्यूड में तो ये क्वांटिटी a माइनस बी नेगेटिव निकल के आएगी ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऊपर मॉडुलस लगा रखा है। यहाँ पे क्यों नहीं मॉडुलस लगाया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव दोनों को ऐड करें तो एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना, कभी बुक में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो ठीक है। मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो मॉड लगा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये एकदम बात समझ में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम हो गया, और यहाँ पे कैंसिल करने की टेंडेंसी है, यहाँ पे एडिशन की टेंडेंसी है। एक और स्पेशल केस, थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है, और ये जो एंगल है ये, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, वो ऐसा होगा, बीच में कहीं होगा। और उस केस में अगर मुझे निकालना रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप ज़रा यहाँ देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, तो cos 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, cos 90 0 होता है, ये जो टर्म हो गई 0 हो गई, तो इसका मतलब जब एंगल 90 होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब फाइनली कंक्लूजन क्या है वो मैं बोलने जा रहा हूँ, इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो आप याद रखोगे। आप देख रहे हो इन तीनों में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है ये, और मिनिमम क्या है ये। जब अपोजिट लगाओगे तो कैंसिल ही करने की टेंडेंसी है, जो सेम डायरेक्शन में अगर मान लेते हैं सपोज फोर्स वेक्टर होता है तो सेम डायरेक्शन फोर्स लगाओगे तो सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो सबसे कम रिजल्टेंट मिलेगा अपने को, और फिर बीच में एंगल चेंज करते जाओगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, लेकिन वो उनके बीच में होगा, उनके बीच में होगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक्चुअली है क्या,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। ये जो आर लिखा है ये आर है क्या? आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरा लिखेंगे। तो हम आर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आर का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है ए प्लस बी, और जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा वो ए माइनस बी का मॉडुलस होगा। एकदम बात क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, और इसी पर अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान रहेगा कि रिजल्टेंट जो है वो ए प्लस बी से ए माइनस बी से ए प्लस बी तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एकदम बात क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर आपको ट्राई खुद करना है, वीडियो पॉज करना है और ट्राई करना है। देखो, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर गिवन एज 8 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। आपको दिया हुआ है कि दो फोर्स होंगे कोई भी, उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है और मिनिमम रिजल्टेंट वो 8 और 9 है। अब वही फोर्स, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड, इफ ईच फोर्स इज नाउ इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अब हमने दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन से बढ़ा दिया दोनों को, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेज व्हेन एक्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो क्या रिजल्टेंट होगा? चल वीडियो पॉज करो और अभी के अभी उसको सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और अब मुझे बताना है, तो आपको खुद से ही वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि जो दो वेक्टर है वो ए और बी है, तो उनके मैग्नीट्यूड, उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वो होगा ए प्लस बी, राइट। हमने यही भी पढ़ा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक। अगर ये ए माइनस बी है तो ए प्लस बी तक लाई करेगा। इसी बात का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैक्सिमम ये है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? वो दी है 8 न्यूटन। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है? तो 2 न्यूटन। हमने मान लिया कि ए बड़ा है। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि ए आ गया 5 और बी आ गया है 3 न्यूटन। अब क्या कहा जा रहा है कि दो जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा दिया है किससे? बाय 3। तो जो नया वेक्टर हो जाएंगे, नए वेक्टर ए डैश कितना हो गया? 5 में 3 ऐड कर दो 8 न्यूटन, और बी डैश कितना हो गया? 3 में 3 ऐड कर दो 6 न्यूटन, और इनके बीच में एंगल अब क्या रखा है हमने? 90। तो अभी अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट क्या होता है जब एंगल 90 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली ए डैश का स्क्वायर और बी डैश का स्क्वायर आना चाहिए था, तो खत्म है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना आ गया? √100। कितना आंसर आ गया? 10 न्यूटन। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो आया 10 न्यूटन। कितने लोग का आंसर 10 न्यूटन आया? जरा कमेंट में लिख के बताओ यस। और आपको समझ में आया है तो वो भी लिख के बताओ। तो कैसा आपको समझ में यार, कैसा लग रहा है आपको? वेक्टर्स इजी लग रहा है क्या? एक और क्वेश्चन करना है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल क्वेश्चन है। इसको आप सिंपल क्वेश्चन ना समझे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने पिछले सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या कहा है? समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 16 न्यूटन। दो वेक्टर्स है और हमें दिख रहा है कि वो वेक्टर्स क्या है? एक्चुअली फोर्स है। वो दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड्स का सम है वो 16 दिया, मतलब ए प्लस बी कितना? 16 है। ये मैंने आपकी हेल्प भी कर दी यहाँ पे। रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज 8 न्यूटन। उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम 16 है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन। ऐसा कैसे हो गया?
क्योंकि वो कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, इसलिए। नाउ इफ इट इज गिवन दैट द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, एक तो परपेंडिकुलर है, क्या रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो एक बार स्टूडेंट्स ऑनेस्टली 5 मिनट्स दीजिए इसको वीडियो पॉज करके, और फिर मैं बताता हूँ आपको, और इस क्वेश्चन के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट वीडियो पॉज करो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, और ट्राई करना ही चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन मान लेते हैं कि दो वेक्टर ए और बी है, तो उनका मैग्नीट्यूड्स ए और बी, सिंपली वेक्टर से हटाया। तो पहली कंडीशन तो ये दी है कि a प्लस बी जो है वो 16 है, और जो दूसरी कंडीशन है वो आपको दी है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन है। ये 16 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन। इसको मैं चाहता तो इस तरीके से भी लिख सकता था कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 8। तो अब देख रहे हो कितने वेरिएबल है, ए बी और थीटा, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बनी है, एक और इक्वेशन बनाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन दी होगी, और उसके लिए कंडीशन ये दी है कि जो वेक्टर है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो ये कंडीशन है। अब दिक्कत ये है कि वो कंडीशन आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन उससे अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप मैथमेटिकली इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो आप अभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए उसके लिए। उसके बिना आपको सॉल्व करना है, और कुछ डायग्राम बना के या ट्राइंगल लॉ लगा के आपको सॉल्व करना है, और उससे बहुत जल्दी आंसर भी आएगा। तो देखो, हम समझते हैं कैसे करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, और उसको ध्यान रखें। बोला है कि रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मान लेते चलो b जो है, या a मान लेते हैं स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, स्मॉलर वेक्टर है, तो ये रहा a। अब यहाँ 2 केस बनेंगे, ध्यान से देखना, ये रहा a स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब कहा गया है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है a के, तो एक केस तो ये हो सकता है कि रिजल्टेंट को मैं ऐसे बनाऊं, ये r, और दूसरा केस ये है कि रिजल्टेंट को मैं इसके ये वाले हेड पे रखूं रिजल्टेंट को, या ऐसा करता हूं मैं, ये वाला केस एक नए डायग्राम में बताता हूं ताकि आपको दोनों डायग्राम सही ढंग से समझ में आए। ये रिजल्टेंट है और ये हमारा ए वेक्टर, ठीक। तो या तो मैं ए छोटा वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट बनाना है तो रिजल्टेंट को मुझे एंड पे रखना पड़ेगा, या तो यहाँ रखूँ या तो यहाँ रखूँ। अब इन दोनों में से कौन सा डायग्राम सही होगा, उसके लिए हम ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे। देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट हमको आर देना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं एरो बनाता हूँ तो आप देखो कि अगर ये बी वेक्टर होता तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया होता तो ये एक्चुअली ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करा। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर है, उनको अगर हम ट्राइंगल के 2 साइड से रिप्रेजेंट करें इन सेम सेंस, अभी यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ हमने एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट अपोजिट सेंस में, जो तीसरा साइड है वो अपोजिट सेंस में रिजल्टेंट देगा। तो ये वाला तो गलत हो गया। एकदम आपको बात क्लियर हो गई, यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई बात। तो ये है वो कंडीशन, ठीक है। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 8, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। और b और a प्लस बी कितना है, a प्लस बी टोटल 16 है स्टूडेंट्स। ये तो a प्लस बी, इन दोनों का जो सम है, वो आपको दिया है 16, और a कितना है 8 है। तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपको फटाफट सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो,
बी को लिख दो 16 माइनस ए इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो 64 ही हो गया, लिख देते हैं 64 प्लस ए स्क्वायर, आप उसको भी सॉल्व कर लो। 16 जा कितना होता है 256 होता है, माइनस यहाँ प्लस ए स्क्वायर माइनस 32a इज इक्वल टू 64 प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू 10 आ जाएगी। बस हो गया ख़त्म। इसको बस सॉल्व करना है, तो a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू 10। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, और इसको करने में थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए आपको। और जिससे ये क्वेश्चन हो गया है वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। ओके, एंड आई विल श्योर टू रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से रिवाइज करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करके बताएं मुझे कैसा लगा आपको वीडियो को, सुझाव है आप वो भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हैप्पी